नमस्कार। आज हम भारतीय क्रिप्टो बाजार की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसी खबर है जिसने काफ़ी हलचल मचा दी है। ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो स्पेस का एक बहुत बड़ा, एक जाना पहचाना नाम वापसी की तैयारी में है। हमें ये जानकारी मिली है न्यूज़ दुनिया के एक हालिया अपडेट से, और ख़बर ये है कि वज़ीरएक्स, जो भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक रहा है, बहुत जल्द दोबारा लॉन्च होने जा रहा है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा समझते हैं, परत दर परत खोलते हैं। इस चर्चा का मकसद है इस रीलॉन्च से जुड़ी खास बातों को जानना, इसके पीछे की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन पर नजर डालना, और सबसे जरूरी ये देखना कि इसका क्रिप्टो इस्तेमाल करने वालों पर और पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम न्यूज़ दुनिया से मिली जानकारी के जो सबसे अहम पहलू हैं वो आपके सामने रखें। तो सबसे पहले मुख्य खबर पर आते हैं। वज़ीरएक्स ने आधिकारिक तौर पर यह संकेत दिया है, जैसा कि स्रोत बता रहा है, कि वे वापस आ रहे हैं। ये सिर्फ अफवाह नहीं लगती, कुछ ठोस कदमों पर आधारित लग रहा है मामला। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, हवाई घोषणा नहीं है। स्रोत के मुताबिक पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है और कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव पार भी कर लिए गए हैं। खासतौर पे 15 अक्टूबर 2025 को एसिया फाइलिंग पूरी हो गई है। एसिया फाइलिंग, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी शब्द लगता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये क्या है और इसका महत्व क्यों है? जरूर, देखिए, एसीआरए का मतलब है अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सिंगापुर की सरकारी एजेंसी है जो कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का काम देखती है। अब वज़ीरएक्स की जो कॉर्पोरेट संरचना है उसका कुछ हिस्सा शायद सिंगापुर से जुड़ा हो सकता है, तो वहां पर यह फाइलिंग एक जरूरी कानूनी औपचारिकता पूरी करने जैसा है। इसका पूरा होना यह दिखाता है कि कंपनी कानूनी ढांचे के तहत आगे बढ़ रही है, जो वापसी की प्रक्रिया में एक अहम कदम है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिंगापुर में एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का संकेत है। स्रोत में एक और चीज का जिक्र है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का एक्टिव होना। जी, ये क्या है और इसके एक्टिव होने का क्या मतलब है? हाँ, ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एक और महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। आमतौर पर देखिए, ये तब इस्तेमाल होती है जब कोई कंपनी, खासकर अगर वो किसी वित्तीय मुश्किल या पुनर्गठन के दौर से गुजर रही हो, तो वो अपने कर्जदारों यानी क्रेडिटर्स या सदस्यों, शेयर होल्डर्स के साथ एक समझौता या योजना बनाती है। इस स्कीम को फिर कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब स्रोत कह रहा है कि यह स्कीम एक्टिव हो गई है, जिसका मतलब है कि इसे शायद कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे लागू करने का काम शुरू हो गया है। ये महज एक इरादा नहीं, बल्कि असल में कार्रवाई की शुरुआत है, जो प्लेटफॉर्म के पुनर्गठन या वापसी की शर्तों को तय करती है। समझ गई। तो एसीआरए फाइलिंग और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का एक्टिव होना, ये दोनों मिलकर इशारा करते हैं कि वापसी के लिए जो कानूनी ढांचा चाहिए था वो अब तैयार है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। हाँ, स्रोत से तो यही संकेत मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट की जो भी संबंधित कार्यवाही थी वो पूरी हो चुकी है और अब कार्यान्वयन का चरण, मतलब इम्प्लीमेंटेशन फेज, वो शुरू हो गया है। ये एक निर्णायक मोड़ है, क्योंकि ये कानूनी बाधाओं को पार करके वास्तविक ऑपरेशनल वापसी की ओर बढ़ना दिखाता है। और ये कार्यान्वयन चरण, इसमें यूजर्स के लिए क्या है? खासकर उन लोगों के लिए जिनका शायद पहले वज़ीरएक्स पर अकाउंट था या फंड्स थे, यकीनन उनकी चिंताएं तो सबसे ज्यादा होंगी। स्रोत में इसका साफ जिक्र है कि यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी टोकन दिए जाएंगे। ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। ये टोकन्स क्या हो सकते हैं? क्या ये कोई नई क्रिप्टो करेंसी है या इनका संबंध पिछली होल्डिंग से है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी, कह सकते हैं, गहरी हो जाती है। इन टोकन्स के नाम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण और रिकवरी मतलब वसूली या बहाली, ये खुद ही कुछ संकेत देते हैं। ऐसा लगता है कि ये यूजर्स की पिछली एसेट होल्डिंग्स या किसी तरह की समाधान योजना, रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन शायद उन एसेट्स के वितरण की ओर इशारा कर रहा हो जो शायद पहले फ्रीज थे या एक्सेस में नहीं थे। और रिकवरी शब्द बताता है कि यह शायद किसी नुकसान की भरपाई या वैल्यू को रिकवर करने के प्रयास से जुड़ा हो, खासकर अगर प्लेटफॉर्म को अतीत में किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। लेकिन ये टोकन के रूप में क्यों? सीधे रुपए या क्रिप्टो क्यों नहीं? क्या इसका कोई खास कारण हो सकता है? देखिए, स्रोत हमें इसकी वजह तो नहीं बताता, लेकिन हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है टोकन का इस्तेमाल करना ऑपरेशनल रूप से ज्यादा आसान हो, खासकर अगर बड़ी संख्या में यूजर्स को वितरण करना हो। ब्लॉकचेन पर टोकन वितरण ज्यादा पारदर्शी भी हो सकता है एक तरह से। यह भी संभव है कि यह किसी रेगुलेटरी जरूरत या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की शर्तों का हिस्सा हो। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि इन टोकन्स की असल वैल्यू क्या होगी और इन्हें कैसे इस्तेमाल या ट्रेड किया जा सकेगा।
स्रोत इस पर अभी कह सकते हैं खामोश है। ये वाकई एक अहम सवाल है। सिर्फ टोकन दे देना शायद काफी ना हो, लेकिन आपने सही कहा, ये यूजर्स का विश्वास वापस जीतने की एक कोशिश जरूर लगती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का टोकन आधारित समाधान भविष्य में दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक नजीर बन सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हाँ, ये संभव है, खासकर ऐसे माहौल में जहां क्रिप्टो रेगुलेशन अभी भी आप जानते हैं विकसित हो रहे हैं। इस तरह के टोकन आधारित समाधान प्लेटफॉर्म्स के लिए पुनर्गठन या यूजर संबंधी विवादों को सुलझाने का एक नया तरीका बन सकते हैं। ये रेगुलेटरी दायरे में रहते हुए यूजर्स के हितों को साधने का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये कितना पारदर्शी है और यूजर्स को इससे कितना वास्तविक लाभ मिलता है। ये दो-धारी तलवार भी हो सकती है। अगर सही से लागू ना हुआ तो ये भरोसे को और कम कर सकती है। ये पहलू सोचने वाला है। अच्छा, इन सब तैयारियों और टोकन्स की योजना के बीच सबसे बड़ा और सीधा सवाल, WazirX लाइव कब होगा? क्या स्रोत ने कोई पक्की तारीख या समय सीमा बताई है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक प्लेटफॉर्म अगले 10 कारोबारी दिनों के अंदर यानी 30 अक्टूबर 2025 से पहले फिर से लाइव होने की उम्मीद है। ये तो काफी तेज टाइमलाइन लगती है। मतलब घोषणा और कानूनी पड़ाव पार करने के फौरन बाद ही एक्शन मोड में। निश्चित रूप से। ये तेज टाइमलाइन कई बातें बताती हैं। एक, ये कंपनी की तैयारी के स्तर को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि तकनीकी और ऑपरेशनल ढांचा काफी हद तक तैयार है और बस अंतिम चरण बाकी है। दूसरा, ये बाजार में जल्द से जल्द वापसी करने की उनकी उत्सुकता और रणनीति को दिखाता है। क्रिप्टो बाजार बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए ज्यादा देर बाहर रहना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जाहिर है, वे शायद अपनी खोई हुई मार्केट लीडरशिप या हिस्सेदारी को जल्दी वापस पाना चाहते होंगे। तेजी दिखाना जरूरी भी होगा, खासकर जब इतने सारे नए और पुराने खिलाड़ी मैदान में हों। अब बात करते हैं बाजार पर असर की। स्रोत में कुछ विशेषज्ञों की राय का भी जिक्र है। कहा जा रहा है कि WazirX की वापसी की खबर से भारत में ट्रेडिंग वॉल्यूम और क्रिप्टो को लेकर सेंटिमेंट यानी आम माहौल में एक जोरदार तेजी आ सकती है। क्या ये उम्मीद यथार्थवादी लगती है? हाँ, इसकी काफी संभावना है। देखिए, WazirX अतीत में भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले एक्सचेंजों में से एक रहा है। इसकी वापसी से कई प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फिर से सक्रिय हो जाएगा। हाँ। दूसरा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। WazirX की वापसी दूसरे एक्सचेंजों पर बेहतर सेवाएं देने या फीस कम करने का दबाव डाल सकती है। अच्छा, जिसका फायदा शायद यूजर्स को मिल सकता है। बिल्कुल। तीसरा, और शायद सबसे अहम, उन ट्रेडर्स और निवेशकों को एक जाना माना प्लेटफॉर्म वापस मिल सकता है जो शायद WazirX के बंद होने के बाद निष्क्रिय हो गए थे या शायद छोटे कम जाने पहचाने प्लेटफॉर्म्स पे चले गए थे। सकारात्मक सेंटिमेंट का एक और कारण है जो थोड़ा सूक्ष्म है। एक प्रमुख प्लेटफॉर्म का कानूनी प्रक्रियाओं जैसे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करके वापस आना, ये भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। ये रेगुलेटरी अनिश्चितताओं के माहौल में एक तरह की स्थिरता और कह सकते हैं लचीलेपन का संकेत दे सकता है। ये दिखा सकता है कि स्थापित खिलाड़ी भी मुश्किलों से उभर कर वापसी कर सकते हैं, जिससे शायद निवेशकों और ट्रेडर्स का थोड़ा भरोसा बढ़े। भरोसे की बात आपने छेड़ी और यहीं पर स्रोत ने एक बहुत ही मौजू सवाल उठाया है। क्या लोग वाकई WazirX पर दोबारा ट्रेड करने के लिए वापस आएंगे? सिर्फ प्लेटफॉर्म का वापस खुल जाना ही काफी नहीं है ना? लोगों का उस पर भरोसा करके पैसा लगाना और ट्रेड करना ज्यादा जरूरी है। ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ WazirX के भविष्य का नहीं, बल्कि भारतीय क्रिप्टो बाजार में यूजर के भरोसे के समग्र स्तर का भी आईना है। लोगों का फैसला कई बातों पर निर्भर करेगा। उनका पिछला अनुभव कैसा रहा था? क्या फंड्स की सुरक्षा को लेकर कोई चिंताएं थीं जो अब दूर हुई हैं? वापसी किन शर्तों पर हो रही है? और सबसे जरूरी, क्या वे डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी टोकन्स की योजना से संतुष्ट महसूस करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि उनके हितों का ध्यान रखा गया है या ये सिर्फ एक कानूनी खाना पूर्ति है? प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरफेस, स्पीड, कस्टमर सपोर्ट और सुरक्षा के इंतजाम, ये सब पहले जैसे या उससे बेहतर होने चाहिए। सिर्फ नाम के सहारे वापसी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। पहले दिन या हफ्ते में शायद कुछ उत्साह देखने को मिले, लेकिन असली परीक्षा ये होगी कि क्या वे लगातार यूजर्स को जोड़े रख पाते हैं और उनका विश्वास बनाए रख पाते हैं। ये एक मुश्किल चढ़ाई हो सकती है असल में। तो ऐसा लगता है कि वापसी की खबर रोमांचक तो है, लेकिन राह आसान नहीं है। तकनीकी और कानूनी तैयारी के साथ साथ भरोसे को फिर से कायम करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब तक की चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। अगर हमें इस पूरी जानकारी के मुख्य बिंदु निकालने हों तो वे क्या होंगे?
तो मुख्य बातें ये हैं, पहला, वजीर एक्स की वापसी लगभग तय है और जल्द होने वाली है। दूसरे, इसके लिए ज़रूरी कानूनी कदम उठाए जा चुके हैं, जैसे 15 अक्टूबर को ACI-RA फाइलिंग का पूरा होना और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का सक्रिय होना। तीसरी, यूजर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी टोकन्स की एक योजना है, हालांकि इसके सटीक विवरण जैसे वैल्यू और उपयोगिता वो अभी स्पष्ट नहीं है। और चौथी, प्लेटफॉर्म के 30 अक्टूबर 2025 से पहले लाइव होने की उम्मीद है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये भारतीय क्रिप्टो स्पेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। एक बड़े और पुराने खिलाड़ी की वापसी न केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार के सेंटिमेंट को संभावित रूप से बढ़ा सकती है, बल्कि ये रेगुलेटरी परिदृश्य और यूजर कॉन्फिडेंस पर भी गहरा असर डाल सकती है। अब ये असर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वापसी कितनी सुचारू, पारदर्शी और भरोसेमंद होती है। खासतौर पर यह देखना अहम होगा कि टोकन वितरण योजना कैसे लागू होती है, क्या ये यूजर्स को संतुष्ट करती है और क्या इन टोकन्स की कोई वास्तविक वैल्यू निकलती है। और जैसा कि स्रोत में पूछा गया था और जिस पर हमने काफ़ी बात की, क्या लोग वापस आएंगे, ये सवाल महज एक सवाल नहीं बल्कि इस पूरी कवायद की सफलता का लिटमस टेस्ट होगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या लिक्विडिटी की वापसी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और विश्वास को फिर से अर्जित करने की लड़ाई होगी। ये सारी जानकारी हमें न्यूज़ दुनिया जैसे स्रोतों से मिल रही है, जो दिखाता है कि इस तेज़ी से बदलते क्रिप्टो बाजार में विश्वसनीय अपडेट्स पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम या सेंटिमेंट से आगे बढ़कर अगर सोचें तो भविष्य में इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकवरी टोकन्स की कानूनी संरचना और मान्यता क्या होगी। क्या ये भारत में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स द्वारा यूजर एसेट से जुड़े विवादों, दिवालियापन या पुनर्गठन जैसी स्थितियों को संभालने के लिए एक मानक तरीका बन सकता है? अगर हाँ, तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्या ये यूजर्स के अधिकारों की रक्षा करने का एक प्रभावी तरीका साबित होगा, या ये प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारियों को सीमित करने का एक आसान रास्ता दे देगा? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन और यूजर प्रोटेक्शन के भविष्य की दिशा तय करने में एक भूमिका निभा सकता है।